हेलो फ्रेंड्स, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के और एक टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम आईवी टू ओरल डोज। ठीक है, जो भी हम डोज ड्रग को आईवी से लेते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद उसको ओरल पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वो कैसा करेंगे, कब करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, वो हम ये टॉपिक में देखेंगे आज। द मेन गोल व्हेन स्विचिंग फ्रॉम आईवी टू ओरल मेडिकेशन, हमारा मेन गोल क्या रहेगा आईवी टू ओरल पे मेडिकेशन पे हम जब कभी भी स्विच करते हैं, टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड। ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ ड्रग को हम ब्लड में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी हम आईवी टू ओरल मेडिकेशन में सब्स्टिट्यूट करना जाएंगे तो हमारा एम क्या रहेगा, ड्रग का अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी शुड बी रिमेन राइट टू बी इफेक्टिव वाइल अवॉइडिंग साइड इफेक्ट। इफेक्टिव होना चाहिए ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि साइड इफेक्ट आ जाए हमें। ठीक है, द मेन goal when switching from the IV to oral medication is to maintain the right amount of the drug in the blood to be effective while avoiding side effects. Importance देखेंगे अब इसके। Patients are more comfortable if they do not have IV catheter in place. ठीक है, पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है अगर उसके हाथ में आईवी कैथेटर रहेगा, नीडल्स वगैरह रहेंगे तो। और पेशेंट का क्या है, मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो जब पेशेंट को आप ग्लूकोज वगैरह लगा देंगे, अटैच कर देंगे उसको आईवी पोल से, ठीक है, वो चल फिर नहीं पाएगा। अटैचमेंट टू एन आईवी पोल कैन रिस्ट्रिक्ट मोमेंट। द प्रेजेंस ऑफ एन आईवी कैथेटर सर्व्स एज ए गेटवे फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कभी कभार उस आईवी कैथेटर से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। कंटिन्यूइंग आईवी थेरेपी ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फ्यूजन रिलेटेड इश्यू, एडवर्स इवेंट्स। आईवी रूट एड्स हिडन कॉस्ट सच एज इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग एंड स्टाफ टाइम। आईवी रूट से जब हम मेडिकेशन लेते हैं तो आपको इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा। डायरेक्टली आप ड्रग लेकर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको नीडल इंजेक्शन वगैरह में डालना पड़ेगा, फिर उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, और आप अपने खुद ही से नहीं डाल ले सकते। उसको एक नर्स, उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंटली अर्ली यूज़ ऑफ ओरल थेरेपी में अलाउ फॉर अर्लियर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है, जब कभी भी ओरल थेरेपी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जितना जल्दी ओरल थेरेपी पे आप शिफ्ट हो जाएंगे उतना जल्दी हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होकर जाएंगे घर से बाहर। मैं पहले ही बता दूं, ये जो टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम आईवी टू ओरल डोज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लंबा टॉपिक है। हमने उसका डेफिनेशन देख लिया, इम्पोर्टेंस देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईवी टू ओरल थेरेपी कन्वर्जन्स। आईवी टू ओरल थेरेपी कन्वर्जन्स के टाइप कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाला होगा सीक्वेंशियल थेरेपी, सेकंड वाला होगा स्विच थेरेपी, थर्ड वाला होगा स्टेप डाउन थेरेपी। एक एक को हम इन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वाला है सीक्वेंशियल थेरेपी। सीक्वेंशियल थेरेपी क्या है, दिस इन्वॉल्व स्विचिंग फ्रॉम एन पैरेंटल फॉर्म ऑफ ए मेडिकेशन टू इट्स ओरल वर्जन। इसमें सीक्वेंशियल थेरेपी में क्या होता है, जो भी हम आईवी पैरेंटल ड्रग लेते हैं उसका ही फॉर्म ओरल फॉर्म में होता है, उसमें हम स्विच कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फैमोटेडिन ले रहे हैं आप 20 mg आईवी, तो आप ओरल भी लेंगे, फैमोटेडिन 20 mg ओरल लेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम सीक्वेंशियल थेरेपी। ठीक है, सेम वर्जन, ठीक है, ओरल वर्जन, सेम फॉर्म बट ओरल वर्जन, डिफरेंट वर्जन। There are many classes of medication that have oral dosage forms that are therapeutically
equivalent to the parenteral form of the same medication. सेकेंड वाला देखेंगे हम स्विच थेरेपी. इसमें हम क्या करते हैं, स्विच होते हैं. क्या करते हैं हम इसमें, चेंजिंग फ्रॉम IV medication to an oral equivalent that may belong to the same class. इसमें हम स्विच कर जाते हैं, सेम वर्जन सेम फॉर्म में नहीं है, ठीक है, दूसरा फॉर्म लेंगे, सेम क्लास का ही रहेगा लेकिन दूसरा वर्जन रहेगा. विच हैव सिमिलर पोटेंसी बट डिफरेंट कंपाउंड रहेगा मगर सेम क्लास का रहेगा, उसको कहेंगे हम स्विच थेरेपी. एग्जाम्पल, स्विचिंग फ्रॉम IV पेंटाप्रोजोल टू रैपिडली डिसॉल्विंग ओमिप्रोजोल कैप्सूल. एक ही क्लास के हैं, एक ही काम करेंगे लेकिन अलग कंपाउंड है. इसमें पेंटाप्रोजोल ले रहे हैं, इसमें ओमिप्रोजोल ले रहे हैं. IV में हम पेंटाप्रोजोल ले रहे थे और ओरल में आप ओमिप्रोजोल ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे स्विच थेरेपी. नेक्स्ट वाला है हमारा स्टेप डाउन थेरेपी. इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू कन्वर्टिंग फ्रॉम एन इंजेक्टेबल मेडिकेशन, ठीक है, इंजेक्टेबल जो भी मेडिकेशन है उससे हम टू एन ओरल एजेंट इन अनदर क्लास. ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, सेम क्लास लेकिन डिफरेंट कंपाउंड. यहाँ तो हम क्लास ही बदल दे रहे हैं, इन अनदर क्लास और टू ए डिफरेंट मेडिकेशन विद इन सेम क्लास वेयर द फ्रीक्वेंसी, डोज एंड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम. एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, एम्फिसिलिन सल्बैक्टम 3 ग्राम IV एवरी 6 आवर्स ले रहे थे हम, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एमॉक्सिसिलिन क्लेवोनेट 875 mg ओरल एवरी 12 आवर्स लेंगे. तीन टाइप्स देख चुके हैं आप. उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट को सेलेक्ट कैसा करते हैं. ठीक है भाई, हम 3 टाइप्स तो देख लिया, हमें कैसा कैसा कन्वर्ट करना है वो तो देख लिया. आप सेम क्लास के लेंगे या डिफरेंट क्लास के लेंगे या सेम वर्जन दूसरा फॉर्म लेंगे, ऐसा करेंगे. ठीक है, सीक्वेंशियल थेरेपी, स्विच थेरेपी, ठीक है, स्टेप डाउन थेरेपी 3 देख चुके हैं हम. उसके बाद अब पेशेंट, कौन से पेशेंट को देंगे आप, सिलेक्शन कैसा करेंगे, पेशेंट का सिलेक्शन कैसा करें. Selection of patients for IV to oral therapy conversion. Successfully converting IV to oral therapy requires careful selection of patient. ठीक है, इसमें सक्सेसफुल होना है अगर आपको IV to oral therapy में, तो केयरफुल, आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा जब पेशेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं आप. कैसा केयरफुल होंगे आप, उसका रिव्यू करेंगे आप, डायग्नोसिस को, मेडिकेशंस को और एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू बी ओरल थेरेपी. पेशेंट को कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है क्या ओरल थेरेपी से, वो देखेंगे. ए थरो assessment by the pharmacist ensures that only the most suitable patient are converted, benefiting both patient care and professional credibility. ठीक है, ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो देखेगा कि पेशेंट, जो भी पेशेंट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं IV टू ओरल, वो बेनिफिट है पेशेंट को और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को भी. ऑल्थो क्राइटेरिया कैन डिफर बिटवीन हॉस्पिटल्स, दे टिपिकली फोकस ऑन 4 की एरियाज फॉर डिटरमाइनिंग पेशेंट एलिजिबिलिटी फॉर ओरल थेरेपी. ठीक है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन उसमें 4 की एरियाज है जिसमें पेशेंट एलिजिबल होता है. वो क्या है, फर्स्ट वाला, इंटैक्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट. इससे क्या मालूम चलता है आपको, पेशेंट का GI ट्रैक्ट सही रहेगा और फंक्शन सही करेगा तो आप उसको IV से ओरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे. फॉर ए सक्सेसफुल IV टू ओरल थेरेपी कन्वर्जन, the GIT must be capable of absorbing the medication. ठीक है, GI ट्रैक जो होता है वो कैपेबल होना चाहिए ड्रग को अब्जॉर्ब करने के लिए. फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया हमारा. सेकेंड क्राइटेरिया, अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक GI pH, सरफेस एरिया एंड परमेबिलिटी. एडुकेट ब्लड फ्लो टू द GI
tract is also crucial. Patients in shock are not suitable for conversion to oral therapy as blood flow is often redirected away from the GIT due to shock और vasopressor therapy. ठीक है, जो भी पेशेंट को शॉक हो जाता है, शॉक यानी उसका ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसके पास ब्लड कम होता है तो जीआई ट्रैक में भी ब्लड कम आएगा. अगर ब्लड कम आएगा तो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी बहुत ही कम होगा, तो ये पेशेंट सूटेबल नहीं है हमारा. उसको हम ओरल थेरेपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सेकेंड वाला हो गया हमारा इम्प्रूविंग क्लिनिकल स्टेटस. Patient considered for IV to oral therapy conversion should show improvement. जो भी हम पेशेंट को IV टू ओरल में कन्वर्ट करेंगे वो हमें इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए. अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है तो हम उसको IV टू ओरल में कन्वर्ट करना हमारा बेनिफिट नहीं हुआ. ठीक है, ऑफ द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड. द पेशेंट शुड बी क्लिनिकली स्टेबल विथ नो एक्सपेक्टेड डिटोरिएशन. Key indicators for conversion include: for patients with active infection, they should be febrile or have had a maximum temperature below 100.4 degree Fahrenheit in the past 24 hours. ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए कि पेशेंट फेब्राइल हो या नहीं तो उसका टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहा हो इन द लास्ट 24 आवर्स. WBC काउंट को भी कंसिडर करेंगे हम. इट शुड बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड इंडिकेटिंग दैट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन इज़ डिक्रीजिंग. WBC काउंट कम होना चाहिए उसका, क्योंकि WBC बड़ा रहेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए WBC हमारी पुलिस भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अगर वो कम होते गएंगी, WBC काउंट कम होएगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी ओरल थेरेपी इफ़ेक्टिव है. थर्ड वाला देखेंगे, डज नॉट मीट एनी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. अब ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है. ठीक है, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट नहीं करना चाहिए. फर्स्ट वाला है एंटीबायोटिक्स. ठीक है, देर आर सर्टेन इन्फेक्शंस दैट शुड बी ट्रीटेड विथ पैरेंटल थेरेपी. ठीक है, वहाँ थोड़े इन्फेक्शंस है जो पैरेंटल थेरेपी से ही ट्रीट किए जाते हैं, उसका ओरल थेरेपी उसको इफेक्टिव नहीं है, तो वो सर्टेन इन्फेक्शंस को हम ओरल थेरेपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सीवियरिटी और लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन. दिस इंक्लूड्स, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं इन्फेक्शंस के: एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, अदर CNS इन्फेक्शंस, ऑस्टियोमाइलिटिस एंड एंडोपेलाइटिस. Additionally, patients with multiple antibiotic allergies may need IV only option. ठीक है, जिसको भी एलर्जी रहेंगी उसको IV ही देना पड़ेगा. एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस रहेंगे. पेशेंट्स at risk of active seizure, those who can't safely take oral medication without risking expiration should not be switched to oral therapy. ठीक है, जो भी पेशेंट सीजर पेशेंट्स होते हैं, वो लोग जो भी ओरल मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं तो उनको अभी हम ओरल थेरेपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. IV थेरेपी से उनको IV थेरेपी देना पड़ेगा. नेक्स्ट वाला हमारा है कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस. जो भी पेशेंट्स है अनस्टेबल हार्ट कंडीशंस होती है उनकी, दोज नीड फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट, जिसको भी डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली. ठीक है, IV ड्रिप टाइट्रेशन करते हैं, आर नॉट सूटेबल फॉर ओरल थेरेपी. ठीक है, जो भी पेशेंट्स है उनको फ्रीक्वेंटली हमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिस्ट में IV टू ओरल कन्वर्ट नहीं करेंगे उन्हें हम. अब हमारे अदर्स आते हैं. अदर्स में क्या आता है, सम हॉस्पिटल्स में हैव एडिशनल क्राइटेरिया. तो हॉस्पिटल्स होते हैं उन लोगों का क्राइटेरिया एक फिक्स कर देते हैं वो कि ये पेशेंट को आप ओरल देंगे, ये पेशेंट को आप IV देंगे, ऐसा वो लोग फिक्स कर देते हैं. ठीक है, उसका एग्जांपल्स देखेंगे. सच रिक्वायरिंग दैट पेशेंट रिसीव एटलीस्ट 1 डोज ऑफ IV मेडिकेशन.
थोड़े हॉस्पिटल्स में वो लोग कैसा भी कंपलसरी एक पे रख देते हैं रूल के, हर एक पेशेंट को एक मरतबा तो भी आईवी मेडिकेशंस देना है, और हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ए मिनिमम of 24 hours before considering conversion to oral therapy। ठीक है, यानी तो एक दिन वो लोग कैसा भी हॉस्पिटल में रखेंगे ओरल थेरेपी में कन्वर्ट करने से पहले। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इज अ की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। जो भी आप ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, आईवी में उसका इफेक्ट 100% दिख रहा है, उसकी बायोलिटी 100% होती है। ठीक है, अब ओरल थेरेपी में उसकी तो बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, अगर इतनी भी कम नहीं होना चाहिए कि वो उसका ड्रग का एक्शन ही ना दिखाए। ठीक है, तो वो भी कंसिडर करेंगे हम। फॉर ओरल मेडिकेशन बायो अवेलेबिलिटी में बी लेस व्हेन आईवी इन्फ्यूजन स्टॉप द सीरम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। ठीक है, आईवीओ हम निकाल दिए तो उसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। To maintain therapeutic levels, it's crucial to begin the oral dosage regimen at the same time the IV infusion is discontinued। जब भी हमें oral dosage को कंटिन्यू कर देना चाहिए, बिगिन कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी हम IV का स्टॉप करेंगे तभी हमें ओरल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। The exponential decrease in serum levels from IV infusion is equal to the exponential rise in serum drug levels from the oral drug product। ठीक है, जो कौन सा भी सीरम का लेवल है, जो कौन सा भी ड्रग का लेवल है सीरम में से, ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन का जो भी ड्रग का लेवल है सीरम में वो डिक्रीज़ होगा, तो वही इक्वल रहेगा जो भी हम ड्रग दे रहे हैं ओरली, वही इंक्रीज़ होना। ये ऐसा डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ होना, ऐसा इक्वल मेंटेन करना चाहिए वो। ठीक है, एक इक्वल पॉइंट पे मेंटेन करेंगे तो आपको ड्रग की इफेक्टिवनेस मिलेगी। मेथड्स देखेंगे अब हम। वहाँ तो हमारे पास अब तक 2 मेथड्स है। ठीक है, टू कैलकुलेट ओरल डोसेज रेजिमेन फॉर पेशेंट हुज कंडीशन हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड बाय आईवी ड्रग इन्फ्यूजन। असम्पशंस क्या करेंगे हम ये मेथड को स्टार्ट करने से पहले? बोथ मेथड्स अज्यूम दैट पेशेंट्स प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज एट स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दो मेथड्स हैं हमारे पास, उसमें भी हम एजम्पशन लेंगे कि पेशेंट का प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो भी है स्टेडी स्टेट पे रहेगा। मेथड वन कैसा करेंगे? इट अज्यूम्स दैट द स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन CSSC SS यानी स्टेडी स्टेट आफ्टर IV infusion is identical to desired C average infinity after multiple oral doses of the drug। Therefore following equation can be used। ठीक है, इक्वेशन हमारा ये है, याद कर लीजिए आप लोग। C average infinity इक्वल टू SF D नॉट डिवाइडेड बाई KVD इंटू टो। क्या ये C एवरेज को हम इधर भेजेंगे और ये डी नॉट टी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? C एवरेज SFVD बच गया हमारे पास। ठीक है, ये इसको इधर ही रखें हम, ये पार्ट को देखिए, ये पार्ट को इधर ही रखें हम, डी नॉट टी टॉ को इधर ही रखें हम। ठीक है, और क्या करेंगे हम? C एवरेज इन्फिनिटी को भी इधर रखेंगे हम, खाली उल्टा किया है मैंने। ठीक है, अब इसको मैं इधर भेजूँगा। ठीक है, इक्वल टू के इधर भेजूँगा, क्योंकि हमें डोसिंग इंटरवल निकालना है मेरे को। ठीक है, डोज कब, ओरल डोज कब देना है वो निकालना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर भेजूँगा। तो इधर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो आ जाएगा डिवीज़न में, S और F आ गया डिवीज़न में। KVD क्या है, इधर डिवीज़न में है, तो वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये आपने इक्वेशन याद कर लिया, इक्वेशन को आपने डी नॉट बाई टॉ कर लिया। ठीक है, वहाँ पे आप लिख देंगे आप S क्या है, साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग है, डी नॉट बाई टॉ डोसिंग इंटरवल है। ये फॉर्मूला आपका मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखेंगे हम। मेथड 2 में हम क्या एज्यूम करते हैं? रेट ऑफ IV इन्फ्यूजन
mg/hour इज द सेम डिजायर्ड रेट ऑफ ओरल डोसेज। जो भी हमारा IV इन्फ्यूजन का रेट होगा वही हमारा ओरल डोसेज का रेट रहेगा, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। रेट ऑफ IV इन्फ्यूजन इज इक्वल्स टू mg/hour। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इधर हमारे पास है एक एस्थमेटिक मेल एडल्ट, ठीक है, पेशेंट, उसकी एज 55 है, 78 kg है, हैज़ बीन मेंटेन्ड ऑन एन IV इन्फ्यूजन ऑफ अमाइनोफिलिन, ठीक है, अमाइनोफिलिन दे रहे थे हम उसको, एट IV दे रहे थे एट रेट ऑफ 34 mg/hour। द स्टडी स्टेट थियोफिलिन ड्रग concentration was 12 microgram per ml and total body clearance was calculated as 3 liter per hour. Calculate an appropriate oral dosage regimen of theophylline for this patient। ये पेशेंट के लिए हमें थियोफिलिन का ओरल डोसेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन में दिया गया था कि अमाइनोफिलिन दे रहे थे इज ए सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ थियोफिलिन। अमाइनोफिलिन जो भी था वो सॉल्युबल सॉल्ट है थियोफिलिन का, विच कंटेन्स 85% थियोफिलिन। तो हमारा S क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 0.85, ठीक है। लास्ट ये हमने लास्ट पेज पे फॉर्मूला देखा था, हमारे पास S आ गया। S क्या है, 0.85। थियोफिलिन हैज़ 100% बायोअवेलेबिलिटी। F क्या हो गया हमारा, F 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही करते हम ये पूरे वैल्यूज निकालेंगे। F क्या होगा हमारा, 1 होगा। टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या है, KVD। KVD को आप कैसा लिख सकते हैं, CLT भी लिख सकते हैं, टोटल बॉडी क्लियरेंस, ठीक है, CLT ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। CLT ये क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल बॉडी क्लियरेंस उसका 3 लीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, KVD को CLT से डिस्ट्रीब्यूट उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। डोसिंग रेट क्या था हमारा, 34 mg/hour था, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में ऐड कर लेंगे, SF/T0/T। SF को हम इधर भेज देंगे, D0/τ है हमारा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, S क्या था हमारा 0.85, F क्या था 1 था हमारा, D0/τ क्या है 34 mg, टाइम इंटरवल 1 आवर था हमारा 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28.9 mg/hour आएगा। अब इसको हम करेंगे, टोटल डेली डोज इज 28.9 इंटू 24 आवर्स, 20 ये हमारा एक घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 29 mg देना है आपको एक घंटे में। अब आप 12 आवर्स में कितना देंगे, पूरा डे भर में, पूरा एक दिन में कितना देंगे इनटू वो आवर्स से कर लेना आप, ठीक है। अब हम देखेंगे एक दिन का हमें कितना, एक दिन में उसे कितना डोज देना चाहिए। तो हम उसको वैल्यू को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693.6 mg पर डे आएगा हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 700 mg पर डे। 700 mg पर डे यानी डोज ऑफ 350 mg एवरी 12 आवर्स, 350 एवरी 12 आवर्स को देना चाहिए। कुड बी गिवन इन सस्टेन रिलीज फॉर्म टू अवॉइड एनी एक्सेसिव हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी। ऐसा आप एक लाइन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मेथड 1 से आप कर चुके हैं, आप मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2 में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेंगे, थोड़ा ही रहेगा। रेट ऑफ IV इन्फ्यूजन हमें मिल चुका है 34 mg/hour, क्वेश्चन में दिए गए थे वो। सो डेली डोज क्या रहेगा, 34 mg इंटू 24 आवर्स, जो भी
हमारा डेली डोज, एक दिन का डोज कितना देंगे आप, ये पर आवर में आप 34 mg दे रहे हैं, तो 24 आवर्स में आप कितना देंगे, 816 mg पर डे देंगे आप, ठीक है। द इक्विवेलेंट डोज इन टर्म्स ऑफ थियोफिलिन इज, ठीक है, थियोफिलिन ये हमारा था अमाइनोफिलिन का, थियोफिलिन का हमें मालूम करना था, तो थियोफिलिन का साल्ट फॉर्म क्या था, 0.85 था, तो उसको इससे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 693.6 mg आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 700 mg आएगा, क्योंकि ऊपर भी हमारा मेथड 1 से भी 700 mg आया था अप्रॉक्सीमेटली। फिर वो भी हम लास्ट पॉइंट में लिख देंगे कि thus the patient should receive approximately 700 mg of theophylline per day or 350 mg controlled release theophylline every 12 hours। ये हम मेथड देख चुके हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम 6th वाली बिट पर जाते हैं। उसकी जब से हम सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स देख रहे थे, उसमें हमने जीआई को इंटैक्ट का देखा था, इम्प्रूविंग क्लिनिकल स्टेटस देखा था, डज नॉट मीट एनी क्राइटेरिया देखा था, ये एपिलेप्टिक देखा था, अदर्स फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन देखा था। फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन के अंदर ये मेथड 1 और मेथड 2 आए थे फार्मूलाज। अब हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक कंसिडरेशंस। फार्माकोडायनेमिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं हमारे, द आइडियल ओरल मेडिकेशन should possess properties that result in minimal disruption to the treatment course, ठीक है। जो भी हमारा ओरल मेडिकेशन होएगा वो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होने चाहिए, मिनिमल डिसरप्शन हो जाएगा, ट्रीटमेंट को मिनिमल वो डिस्टर्ब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए असल। द मेडिकेशन शुड हैव रिकॉग्नाइज एक्टिविटी टूवर्ड्स द इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी हम मेडिकेशन ले रहे हैं, जो डिसीज़ को क्योर करना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो मेडिकेशन होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं ये सेंटेंस में। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस एंड मेडिकेशन शुड बी अवेलेबल इन डोजेज फॉर्म्स दैट डू नॉट लिमिट द पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट द मेडिकेशन, ठीक है। इंजेस्टिंग लार्ज टैबलेट्स और कैप्सूल्स और हैविंग टू टेक मल्टीपल डोसेस पर डे इज़ नॉट डिसायरेबल, ठीक है। अब पेशेंट को एक बार 2 बार मेडिकेशन लो बोले तो वो ले सकता है पेशेंट, उसको बार बार हम कहेंगे एक दिन में या उसे बार बार 1 घंटे 2 घंटे में हर बार उसको ड्रग लो बोले तो वो नहीं ले पाएगा। स्पेसिफिक मेडिकेशन क्लास कंसिडरेशन, अब हम पेशेंट के अलावा मेडिकेशन की क्लास कंसिडरेट करेंगे। फ्लोरोक्विन्स हमारी फर्स्ट क्लास है। दे आर आइडियल फॉर कन्वर्जन बिकॉज ऑफ हाई बायोअवेलेबिलिटी, रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, ठीक है। फ्लोरोक्विन्स जो होते हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, बायोअवेलेबिलिटी और अब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा होती है उन लोगों की, इसलिए वो बहुत ही आइडियल है हमारे IV टू ओरल कन्वर्जन थेरेपी में। But their absorption may be affected by concurrent administration of products containing divalent and trivalent cations such as calcium ion containing antacids, iron and zinc salts, ठीक है। इन लोगों का बायोएबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट होएगा अगर साथ ही साथ आप वो ड्रग के साथ ही साथ आप कैल्शियम दे रहे हैं या डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट कैटायन्स दे रहे हैं, जैसा कि कैल्शियम, एंटासिड्स, आयरन, जिंक साल्ट दे रहे हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। Hence the administration of these compounds couple of hours before or after food is preferred, ठीक है। वो मेडिकेशन लेने के बाद पहले ले सकते हैं आप वो ड्रग या तो बाद में ले सकते हैं वो मेडिकेशन के बाद, थोड़े घंटों के बाद, थोड़े आवर्स के बाद लेने को कहा गया है। अब हम देखेंगे सेकेंड वाली ड्रग ट्राइएजोल एंटी फंगल्स, ठीक है। जो भी एंटी फंगल्स होते हैं एजोल क्लास को देखेंगे हम। स्पेशली इट्राकोनाजोल इज़ यूनिक अमॉन्ग द ट्राइएजोल्स इन दैट
इट रिक्वायर्स एन एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच फॉर अब्जॉर्प्शन। इट्राकोनोजोल को एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच चाहिए अब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ये इट्राकोनोजोल के साथ आप एंटासिड्स देंगे तो क्या होगा, स्टमक का एसिड जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन इट्राकोनोजोल को क्या है, एसिड चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसका डिज़ोल्व होने के लिए, उसका अब्जॉर्प्शन के लिए, उसका एक्शन दिखाने के लिए इट्राकोनोजोल को एसिड चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एंटासिड देकर एसिड को रोक दे रहे हैं, हिस्टोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट को देकर एसिड रोक दे रहे हैं, पीपीआईज देकर आप रोक दे रहे हैं, तो इट्राकोनोजोल की बायोअवेलेबिलिटी विल बी डिक्रीज, ठीक है, रिड्यूस, इट्राकोनोजोल बायोअवेलेबिलिटी इज रिड्यूस। अब हम देखेंगे वैंकोमाइसिन हमारा थर्ड ड्रग है। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फ्यू medications where the oral and IV formulation have different uses, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक ड्रग है क्योंकि इसका IV का अलग यूज़ होता है, ओरल का अलग यूज़ अलग इंडिकेशन होता है। द IV फॉर्मुलेशन इज़ यूज टू ट्रीट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। IV जो होता है इसका किसका, वैनकोमाइसिन का IV फॉर्म जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करता है। However, the oral formulation जो है poorly absorbed and it is typically only used in treatment of Clostridium difficile colitis। ये डिजीज के लिए आप ओरल लेते हैं। This medication should not be included in an IV to oral therapy conversion program। ये मेडिकेशन को नहीं लेना चाहिए। अब हम देखेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज, ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज देखेंगे, एंटीबायोटिक्स हो गए, थोड़े एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डिटिस, इसको क्या होता है कि वो IV फॉर्म से ही ट्रीट होते हैं एंटीबायोटिक्स से, तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स को भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, GI फंक्शन इफेक्ट होता है, अगर GI फंक्शन सही से ना हो तो हम नहीं देंगे। क्लिनिकल स्टेबिलिटी, पेशेंट की कंडीशन देखकर हम देंगे। फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन भी करेंगे हम। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखेंगे हम। सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड कंटिन्यूड IV थेरेपी सच एज मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डिटिस, तो ये भी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम ओरल थेरेपी नहीं देंगे, एक्सेप्शन है इसको। और व्हेन एन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट फीजिबल, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन GI टिश्यूज़, ठीक है। जब कभी भी रिस्क हो तो वो ओरल देंगे, तो रिस्क होएगा तो नहीं देंगे। पेशेंट्स विथ मल्टीपल ड्रग एलर्जीज, जिसको भी पेशेंट्स को ड्रग एलर्जीज होते हैं वो उसको भी हम नहीं देंगे, IV देंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, ये तरफ के एडवांटेजेस है, ये तरफ के डिसएडवांटेजेस है। पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। इंक्रीज पेशेंट कंफर्टेबल एंड मोबिलिटी, अगर उसको IV नहीं लगे हुआ होगा, ओरल होगा, तो ओरल क्या है, वो कहीं भी ले सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, ये कंफर्ट होता है इसको। डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम IV कैथेटर ही नहीं है रहेगा इसमें ओरल में, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ IV इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल स्टेज, ठीक है। अगर IV देना पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उसको एसेसरीज इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा। अगर ये IV नहीं ले रहे हैं आप, तो वो कॉस्ट बच जाएगा आपको। अर्लियर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओरल मेडिकेशंस में हैव लोअर बायोअवेलेबिलिटी, ये डिसएडवांटेज हो गया उसका, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है ओरल मेडिकेशंस की। रिस्क ऑफ मिस्ड डोसेस इफ द पेशेंट इज अनेबल टू सॉलो अब्जॉर्ब द मेडिकेशन, ठीक है। रिस्क विद डोसेस को मिस करने का चांस हो जाता है, यहाँ पे रिस्क हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है ये। आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।